मिडिल ईस्ट एक ऐसी जगह जहां हर डिसीजन पूरी दुनिया को हिला देता है, लेकिन एक ऐसा कॉन्फ्लिक्ट भी है जो ना कभी ऑफिशियली खत्म हुआ और ना ही कभी पूरी तरह से शुरू। यूएस और ईरान, दो पावरफुल देश, और दोनों के बीच एक ऐसी कहानी जो आज की नहीं बल्कि 70 साल पुरानी है। इस वीडियो में हम जानेंगे यूएस ईरान कॉन्फ्लिक्ट के बारे में। वीडियो शुरू करने से पहले चैनल को सब्सक्राइब करें और हो सके तो वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। दी बिगिनिंग 1953। सालों पहले ईरान एक अलग देश था। वहाँ डेमोक्रेसी थी, वहाँ इलेक्शंस होते थे और ईरान का एक लीडर था, मोहम्मद मोसादेक। एक ऐसा लीडर जो अपने देश के लिए खड़ा हुआ। दोस्तों, आपको पता होगा मिडिल ईस्ट कंट्रीज में तेल के अपार भंडार हैं, लेकिन उस वक्त ईरान का ऑयल ईरान के कंट्रोल में नहीं था, उसे वेस्ट कंट्रोल करता था। मोसादेक ने एक साहस भरा निर्णय लिया। यह निर्णय साधारण नहीं था। मोहम्मद मोसादेक ने डिसाइड किया कि अब से ईरान का ऑयल ईरान का होगा, उसके लोगों के लिए होगा, और यहीं पर को अमेरिका गेम में एंटर करता है। यूएस और ब्रिटेन को यह डिसीजन पसंद नहीं आता है। उन्हें डर था अगर ईरान कंट्रोल से बाहर गया तो पूरा मिडिल ईस्ट अनस्टेबल हो जाएगा, क्योंकि ईरान ने डिसाइड कर लिया था ईरान का ऑयल उसके लोगों और उसके लिए होगा। यहीं अमेरिका और ब्रिटेन ने तय किया कि एक सीक्रेट ऑपरेशन अजाक्स शुरू किया जाए। 1953 CIA ने यह ऑपरेशन लॉन्च कर दिया। विभिन्न प्रोटेस्ट ऑर्गेनाइज किए गए, मीडिया को मैनिपुलेट किया गया और आर्मी को इन्फ्लुएंस किया गया। इन प्रोटेस्ट्स के बाद एक डेमोक्रेटिक लीडर को हटा दिया गया और मोहम्मद मोसादेक को अरेस्ट कर लिया गया। द रिटर्न ऑफ द शाह 1953 तेहरान टेंशन से भरा हुआ था। एक तरफ था एक लीडर जो अपने देश के ऑयल को आज़ाद करना चाहता था, मोहम्मद मोसादेक, और वहीं दूसरी तरफ था एक शाह जिसकी पावर धीरे धीरे कम हो रही थी, मोहम्मद रजा शाह पहलवी। मोसादेक ने ब्रिटिश ऑयल कंट्रोल को चैलेंज किया और ईरान के रिसोर्सेज को नेशनलाइज कर दिया। जनता उसके साथ थी, लेकिन वेस्ट खुश नहीं था। परिस्थितियां बहुत गंभीर हो गई, इतनी गंभीर कि शाह डर गया और एक रात वह ईरान छोड़कर भाग गया। पावर और पब्लिक अब दोनों मोसादेक के हाथ में थी। लेकिन ये कहानी यहीं खत्म नहीं होती। इसका टर्निंग पॉइंट 1000 ऑफ माइल्स दूर सेंट्रल इंटेलिजेंस एजेंसी CIA और ब्रिटिश इंटेलिजेंस मिलकर बना रहे थे ऑपरेशन अजाक्स 1953 ईरानियन कूप दे था। इसका गोल क्लियर था, मोसादेक को पावर से हटाओ और शाह को वापस लाओ। इन विरोधों, दंगों और राजनीति अराजकता के चलते आर्मी डिवाइड हो गई और फिर मोसादेक को अरेस्ट कर लिया गया और कुछ ही दिनों बाद शाह वापस आया, मोहम्मद रजा शाह पहलवी। लेकिन यह सिर्फ एक रिटर्न नहीं था। यूएस के सपोर्ट के साथ यह था एक पावरफुल कमबैक। अब शाह सिर्फ एक किंग नहीं था, अब वो एक पावरफुल रूलर बन चुका था। लेकिन ईरान के लोगों के लिए यह एक विश्वासघात था। उनका डेमोक्रेटिक लीडर हटा दिया गया था और अब एक फॉरेन बैक्ड रूलर वापस लाया गया था। इसी बिट्रेल ने ईरान के लोगों पर अमेरिका के लिए डिस्ट्रस्ट का बीज बो दिया। 1953 का यह कमबैक सिर्फ एक पॉलिटिकल इवेंट नहीं था, यह एक ऐसी कहानी की शुरुआत थी जहाँ से ईरान और अमेरिका के बीच कॉन्फ्लिक्ट कभी ख़त्म ही नहीं होने वाला था। शाह ने आज़ादी की कीमत पर ईरान को मॉडर्न बनाया। लोग चुप थे, लेकिन अंदर ही अंदर उनका गुस्सा बढ़ रहा था। यह सिर्फ पॉलिटिक्स नहीं थी, यह अब एक आइडेंटिटी का सवाल बन चुका था। सवाल वेस्टर्न इन्फ्लुएंस वर्सेस इस्लामिक वैल्यूज़ का, सवाल रिच वर्सेस पुअर का, सवाल पावर वर्सेस पीपल का। इन सब के बीच एक नाम धीरे धीरे उभर रहा था, अयातुल्लाह खुमैनी। एक रिवॉल्यूशन बस शुरू होने वाला था, एक ऐसी क्रांति जो अमेरिका के साथ ईरान के रिश्ते को हमेशा के लिए बदल देगी। शाह का रूल और अंदर से उबलता हुआ ईरान। 1953 के बाद ईरान चेंज हो चुका था। डेमोक्रेसी गई और एक नया एरा शुरू हुआ, शाह का एरा। शाह एक ऐसा रूलर था जिसे वेस्ट का फुल सपोर्ट था। यूनाइटेड स्टेट्स ने ईरान को मॉडर्न टेक्नोलॉजी, वेपन्स और फंडिंग प्रोवाइड की। देखने पर सब कुछ परफेक्ट लग रहा था, मॉडर्न बिल्डिंग्स, हाईवेज, वेस्टर्न लाइफस्टाइल। 1960s में शाह ने एक रिफॉर्म प्रोग्राम लॉन्च किया, वाइट रिवॉल्यूशन। इसके मेजर स्टेप्स लैंड रिफॉर्म्स, वुमेन को वोटिंग राइट्स और एजुकेशन को बढ़ावा देने के ऊपर थे। यह सब सुनने में बहुत प्रोग्रेसिव लगता है, लेकिन ग्राउंड रियलिटी अलग ही थी, द डार्क साइड ऑफ मॉडर्नाइजेशन। इन सुधारों का फ़ायदा सबको नहीं मिला। अमीर हो गए और गरीब और स्ट्रगल करने लगे। विलेज सिस्टम जैसे ख़त्म होने लगा था। लोग शहरों में आने लगे, लेकिन वहाँ उनको रोजगार नहीं मिला। असमानता बढ़ने लगी। शाह के पास एक पावरफुल वेपन था, उसकी सीक्रेट पुलिस, सावक। इस पुलिस का काम अपोजिशन को ट्रैक करना और विरोधियों को अरेस्ट करना था। कुछ रिपोर्ट्स में टॉर्चर करना भी सामने आया। अब ईरान के लोग कुछ बोल भी नहीं सकते थे, वह सिर्फ डर के साथ जी रहे थे। लेकिन ईरान एक डीपली रिलीजियस सोसाइटी थी, जहाँ शाह वेस्टर्न कल्चर को पुश करने की कोशिश कर रहा था, जैसे वेस्टर्न क्लोथ्स, वेस्टर्न लॉज और धार्मिक लीडर्स को इन्फ्लुएंस कम। यह टकराव इनएविटेबल था, द राइज ऑफ अ वॉइस। इस अफरा तफरी के बीच एक आवाज़ उभर रही थी, रुहुल्लाह खुमैनी ने ओपनली शाह को क्रिटिसाइज किया। उन्होंने करप्शन को एक्सपोज किया और वेस्टर्न इन्फ्लुएंस का अपोज किया। इसका रिजल्ट, खुमैनी को देश निकाला की सज़ा दे दी गई। सज़ा मिलने के बाद भी खुमैनी चुप नहीं बैठे। उनके भाषण सीक्रेटली ईरान में सर्कुलेट होते थे। उनके ऑडियो कैसेट्स ईरान के लोगों तक पहुंचने लगे और धीरे धीरे एक साइलेंट रिवॉल्यूशन शुरू हो गया। पब्लिक एंगर। 1970s तक सिचुएशन और ख़राब हो गई।
इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स, करप्शन और राजनीतिक दबाव ईरान में अब कॉमन हो गया था। धीरे धीरे स्टूडेंट्स, वर्कर्स और रिलीजियस ग्रुप सब एक साथ आने लगे। फिर 1978 में प्रोटेस्ट शुरू हुए। प्रदर्शनकारी शहरों में फैल गई। पुलिस ने फायरिंग की और लोग मरते गए, और हर डेथ के बाद विरोध और बड़ा होता गया। ईरान देश अब ढहने की कगार पर था। हर जगह स्ट्राइक्स हो रही थी। ईरान की इकोनॉमी कोलैप्स होने की कगार पर थी और धीरे धीरे गवर्नमेंट कंट्रोल लूज कर रही थी। 1978 के ख़त्म होने तक ईरान एक टिकिंग बॉम्ब बन चुका था। हर गली, हर शहर विरोध से भर गए थे और अब वापस मुड़ने का कोई रास्ता नहीं था। प्रोटेस्ट अब सिर्फ छोटे ग्रुप्स तक सीमित नहीं थे, अब सब लोग सड़कों पर आ गए थे। ब्लैक फ्राइडे 1978 ईरान, सितंबर 1978 तेहरान के जलाया स्क्वायर में हजारों लोग विरोध प्रदर्शन कर रहे थे। उसी दौरान आर्मी ने गोलियां चलाना शुरू कर दिया। एग्जैक्ट नंबर्स आज भी विवादित हैं, लेकिन यह साफ था कि खून खूब बहा था। इसी दिन के बाद शाह के लिए वापस आना ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल हो गया। नेशन वाइड शटडाउन, ईरान रुक गया। ऑयल वर्कर्स स्ट्राइक पर चले गए, सब सरकारी ऑफिसेज बंद और ईरानी इकोनॉमी कोलैप्स होने लगी। जिस तेल ने शाह को पावर दी थी, अब वही तेल उसकी सबसे बड़ी कमजोरी बन गया। द रिटर्न ऑफ अ लीडर, एक नाम जो सालों से एग्जाइल में था, अब वो वापस आ रहा था। रूहुल्लाह खुमैनी, 1 फरवरी 1979। मिलियन से लोग एयरपोर्ट और सड़कों पर खड़े थे एक लीडर के स्वागत के लिए। खुमैनी ने ईरान का कंट्रोल लेना शुरू किया और रिलीजियस लीडरशिप के अंदर ईरान अब एक नया देश बन चुका था। ईरान का पॉलिटिकल सिस्टम कम्प्लीटली चेंज हो गया। खुमैनी ने इस्लामिक लॉस इम्प्लीमेंट किए और वेस्टर्न इन्फ्लुएंस रिड्यूस किए और ईरान का एक सुप्रीम लीडर सिस्टम बना दिया। एंटी अमेरिका सेंटीमेंट, लोगों की दिमाग में एक चीज़ साफ थी, अमेरिका शाह का सपोर्टर है। उन्हें 1953 का coup देता याद था, यूएस बैकिंग याद थी। अब ट्रस्ट कम्प्लीटली ख़त्म हो चुका था। 444 दिन जब दुनिया रुक गई। 1979 रेवोल्यूशन के बाद ईरान चेंज हो चुका था, लेकिन एक चीज़ अभी भी बाकी थी, बदला या जस्टिस, जो भी आप कहना चाहो। नवंबर 1979, यूएस एम्बेसी तेहरान। एक ग्रुप ऑफ स्टूडेंट्स एम्बेसी के बाहर इकट्ठा होते हैं। उन स्टूडेंट्स ने यूएस एम्बेसी की दीवारें पार की, गेट्स तोड़ दिए और यूएस डिप्लोमेट्स को कैप्चर कर लिया। 52 अमेरिकन्स बंदी बना दिए गए थे। इस घटना के प्रमुख कारण सिर्फ दंगे नहीं थे, बल्कि मोहम्मद रजा पहलवी को यूएस ने शरण दी थी और ईरान को डर था कि 1953 जैसा coup देता फिर हो सकता है। उस वक्त एंटी यूएस एंगर पीक पर था। ईरान के लोगों के लिए यह रिवेंज नहीं, बल्कि सुरक्षा का सवाल था। खुमैनीज़ रिस्पॉन्स, रूहुल्लाह खुमैनी ने इस एक्शन को सपोर्ट किया। उन्होंने इसे सेकेंड रेवोल्यूशन नाम दिया। उसका रिजल्ट, जिन स्टूडेंट्स ने यह काम किया था उन्हें फुल बैकिंग मिली और परिस्थितियाँ और भी गंभीर होगी। इस घटना के बाद यूएस वाशिंगटन डीसी व्हाइट हाउस में इमरजेंसी मीटिंग अरेंज की गई। यूएस के प्रेसिडेंट जिमी कार्टर के लिए यह एक नाइटमेयर था, क्योंकि उनके डिप्लोमेट्स खतरे में थे। उसी के साथ साथ मीडिया प्रेशर, यूएस के लिए यह घटना एक एम्बेरसमेंट बन चुकी थी। 444 डेज ऑफ टेंशन, एक दिन, 2 दिन, एक हफ्ता, 444 दिन, हर दिन एक टेस्ट था। बंदियों की आंखों पर पट्टी बांधी गई थी, उन्हें अब मानसिक तनाव हो रहा था। इसी बीच यूएस ने एक सीक्रेट मिशन ऑपरेशन ईगल क्लॉ लॉन्च कर दिया, लेकिन हेलीकॉप्टर फेलियर्स, डेजर्ट स्टॉर्म्स और एयरक्राफ्ट कोलाइजन की वजह से मिशन फेल हो गया और 8 यूएस सोल्जर्स की डेथ हो गई। इसी नाकामी ने इस सिचुएशन को और भी बुरा बना दिया। पूरी दुनिया इस क्राइसिस को देख रही थी। यूएस की इमेज पर इसका प्रभाव पड़ा और ईरान आइसोलेटेड होने लगा। मिडिल ईस्ट में तनाव और बढ़ने लगा। जनवरी 1981 में एक एग्रीमेंट पर फाइनली दोनों देश सहमत हुए। यूएस हॉस्टेजेस को ईरान ने छोड़ दिया। इंटरेस्टिंगली एग्जैक्टली उसी दिन रोनाल्ड रेगन को 40वां अमेरिकन प्रेसिडेंट बनाया गया था। इस क्राइसिस के बाद यूएस ईरान रिलेशन ऑफिशियली ख़त्म हो गई। अब यह एक लॉन्ग टर्म कॉन्फ्लिक्ट बन चुका था। सैंक्शंस और शैडो वार की शुरुआत। 1980s, अमेरिका ने ईरान के विरुद्ध इकोनॉमिक प्रेशर शुरू किया। सैंक्शंस, अमेरिका ने ईरान के ऑयल एक्सपोर्ट्स, बैंकिंग सिस्टम्स और फॉरेन इन्वेस्टमेंट जैसे पहलुओं को टारगेट किया। गोल सिंपल था, ईरान की अर्थव्यवस्था को कमज़ोर करो ताकि ईरान अपनी पॉलिसी चेंज करे। ईरान ने सरेंडर नहीं किया। ईरान ने डोमेस्टिक प्रोडक्शन को बढ़ावा दिया, अल्टरनेटिव ट्रेड पार्टनर्स ढूंढे और आत्मनिर्भरता की नीति को अपनाया। इसी बीच ईरान एक और युद्ध लड़ने वाला था, ईरान इराक वॉर। 1980, इराक ने ईरान पर हमला कर दिया। यह युद्ध 8 सालों तक चला। इस युद्ध के चलते लाखों लोग मारे गए। इस युद्ध में केमिकल वेपन भी यूज़ किए गए थे। इसका रिजल्ट, मैसिव डिस्ट्रक्शन। इस युद्ध में यूएस ने इनडायरेक्टली इराक का साथ दिया था। ईरान के लिए यह एक और कारण बन गया अमेरिका पर भरोसा ना करने का। डायरेक्ट वॉर कॉस्टली थी, इसलिए ईरान ने एक नई स्ट्रेटजी अडॉप्ट की, प्रॉक्सी वॉरफेयर। इसका मतलब दूसरे ग्रुप्स के जरिए लड़ाई करो, खुद डायरेक्टली शामिल मत हो। लेबनान फर्स्ट प्रॉक्सी फ्रंट। 1980s, ईरान ने एक शक्तिशाली ग्रुप को सपोर्ट किया, हिजबुल्लाह। इसका रोल इजराइल के खिलाफ लड़ना और पॉलिटिकल प्लस मिलिट्री इन्फ्लुएंस बनाए रखना था। यह ईरान का पहला मेजर प्रॉक्सी सक्सेस था। दूसरी ओर अमेरिका ने भी रिस्पॉन्स किया और काउंटर के तौर पर मिडिल ईस्ट रीजन में अलायंस मजबूत की।
यूएस ने इसराइल और गल्फ देशों को सपोर्ट किया। इसका नतीजा मिडिल ईस्ट अब एक चेस बोर्ड बन चुका था। 1980s के एंड में पर्शियन गल्फ में डायरेक्ट क्लैशेस होने लगे। ऑपरेशन प्रेइंग मैंटिस के दौरान यूएस नेवी का सामना ईरानियन फोर्सेस से हुआ। यह एक बहुत रेयर मोमेंट था जब दोनों देश डायरेक्टली आपस में टकराए। अ ट्रेजिक इंसिडेंट, ईरान एयर फ्लाइट 655 शूट डाउन। यूएस नेवी ने एक ईरानियन पैसेंजर प्लेन को शूट डाउन कर दिया। इस घटना में 290 सिविलियंस मारे गए। अमेरिका ने इसे मिस्टेक बोला। ईरान के लिए यह एक दुखद घटना थी जो कभी भुलाई नहीं गई। अब कॉन्फ्लिक्ट सिर्फ ईरान और यूएस तक सीमित नहीं था, अब यह फैल रहा था। एंड ऑफ एन एरा। 1990s तक ईरान सर्वाइव कर चुका था। सैंक्शंस के बावजूद ईरान स्टेबल था और प्रॉक्सी नेटवर्क मजबूत कर चुका था। फिर आता है 2000s, जहां अमेरिका मिडिल ईस्ट में डायरेक्टली एंटर करता है। इराक वॉर और ईरान का साइलेंट एक्सपेंशन। 2003 एक फैसला जिसने मिडिल ईस्ट का बैलेंस हमेशा के लिए बदल दिया। 2003 इन्वेजन ऑफ इराक। यूनाइटेड स्टेट्स ने इराक पर हमला कर दिया। उसका टारगेट था इराक लीडर सद्दाम हुसैन। द फॉल ऑफ इराक। विद इन वीक्स बगदाद पतन हो गया और सद्दाम हुसैन की सरकार गिर गई। अमेरिका ने अपने एक दुश्मन को हटा दिया, लेकिन अनजाने में उसने दूसरे दुश्मन को स्ट्रॉन्ग कर दिया। इराक में यह बड़ी प्रॉब्लम पैदा हुई। वहाँ की सरकार गिर गई और आर्मी भी बढ़ गई। सिंपली शब्दों में वहाँ पावर वैक्यूम हो गया था। इराक में अब कानून टूट गया था। ईरान इंटर्न्स साइलेंटली। ईरान ने इस अपॉर्चुनिटी को आइडेंटिफाई किया। ईरान ने इराक में शिया मिलिटियाज को सपोर्ट किया और अपना इंटेलिजेंस नेटवर्क एक्सपेंड किया। विदाउट फायरिंग अ सिंगल बुलेट ईरान इराक के अंदर पावरफुल हो रहा था। इराक एक मेजॉरिटी शिया कंट्री है और ईरान भी। यह धार्मिक कनेक्शन एक स्ट्रेटजी बन गई। अब ईरान और यूएस इनडायरेक्टली आमने सामने थे। ग्राउंड पर सिचुएशन और कॉम्प्लेक्स हो गई। यूएस फोर्सेस इराक और ईरान बैक्ड इतिहास भी वहीं। इसका रिजल्ट रोड साइड बॉम्ब अटैक्स, विद्रोह और लगातार तनाव। इस पूरी स्ट्रेटजी के पीछे एक नाम था, कसीम सोलेमानी, ईरान का मास्टर स्ट्रेटजिस्ट। सोलेमानी प्रॉक्सी ग्रुप्स के साथ कोऑर्डिनेट करता था और इराक, सीरिया, लेबनान में भी अपना इन्फ्लुएंस बिल्ड करता था। सोलेमानी एक इनविजिबल जनरल था, लेकिन एक्सट्रीमली पावरफुल। टाइम के साथ साथ यूएस को समझ आने लगा इराक युद्ध ने ईरान को कमज़ोर नहीं और मजबूत बना दिया है। अब ईरान का इन्फ्लुएंस बढ़ने लगा। इराक, लेबनान और सीरिया जैसे देशों में एक नेटवर्क क्रिएट हो रहा था। इसे बोला गया सिया क्रिसेंट। अब इसराइल और गल्फ देशों को चिंता होने लगी। ईरान का विस्तार और प्रॉक्सी ग्रुप्स की ग्रोथ इसराइल और गल्फ देशों के लिए चिंता का विषय बन गया। अब विवाद सिर्फ यूएस वर्सेस ईरान के बीच नहीं था, अब पूरे मिडिल ईस्ट रीजन का पावर स्ट्रक्चर बदल चुका था। सीरिया एक बैटलफील्ड जहां सब टकरा गए। 2011 एक और देश अस्थिरता में गिरने वाला था। सीरिया में एक प्रोटेस्ट जो शुरू हुआ डेमोक्रेसी के लिए, लेकिन धीरे धीरे सिविल वॉर बन गया। सीरियन सिविल वॉर। यह युद्ध शुरू होने का एक ही कारण था। सीरिया में लोग सरकार के खिलाफ प्रोटेस्ट कर रहे थे, लेकिन गवर्नमेंट को यह पसंद नहीं आया और सरकार ने फोर्स का इस्तेमाल किया। उसका नतीजा पीसफुल प्रोटेस्ट फुल स्केल वॉर में बदल गया। यह वॉर सिंपल नहीं था, यह एक मल्टी लेयर्ड कॉन्फ्लिक्ट था। इस युद्ध के एक साइड गवर्नमेंट फोर्सेस और बशर अल असद, वहीं दूसरी साइड रिबेल ग्रुप्स थे। फिर ईरान सीरिया में इंटर करता है। ईरान ने एक क्लियर डिसीजन लिया, बशर अल असद को सपोर्ट करो। सीरिया ईरान के लिए एक स्ट्रेटेजिक लाइफलाइन था। टेंशन का माहौल था। इसी बीच यूएस भी इस मामले में आगे आया और यूएस ने रिबेल्स को सपोर्ट किया। यूएस ने रिबेल ग्रुप्स को ट्रेनिंग, हथियार और इंटेलिजेंस की मदद की। वहीं ईरान ने असद को वेपन्स, मिलिट्री एडवाइस और फाइटर्स प्रोवाइड किए। ऑफिशियली दोनों देश डायरेक्टली युद्ध में नहीं थे, लेकिन बैटलफील्ड सेम था। द राइज ऑफ आईएसआईएस। इस केओस के बीच एक और खतरनाक फोर्स सामने आई, आईएसआईएस। इस फोर्स ने एक्सट्रीम वायलेंस और कुछ टेरिटरीज को कैप्चर किया। यह फोर्स ग्लोबल थ्रेट थी। अब सिचुएशन और भी ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो गई। अब यूएस वर्सेस आईएसआईएस, ईरान वर्सेस रिबेल्स, सब एक ही बैटलफील्ड पर थे। इन सब के बीच इसराइल शांति से इन्वॉल्व हुआ। इसराइल ने ईरानियन पोजीशंस पर एयर स्ट्राइक कर दी और ईरानी वेपन्स शिपमेंट को टारगेट किया। इसराइल को ईरान का सीरिया में होना मंजूर नहीं था। अब खतरा बढ़ने लगा। यूएस ट्रूप्स, ईरानी फोर्सेस और इजरायली एयर स्ट्राइक्स सब सीरिया में एक साथ थी। एक छोटी सी भी गलती डायरेक्ट युद्ध छेड़ सकती थी। रशिया इंटर्न्स द गेम। 2015 रशिया बैटलफील्ड में शामिल हुआ। रशिया ने असद को सपोर्ट करने के लिए अपनी मिलिट्री रवाना कर दी। अब बैटलफील्ड और भी ज़्यादा क्राउडेड हो गया। अब सीरिया में रशिया, ईरान, यूएस, टर्की और इजराइल सब एक ही जगह थे। ईरान एक लॉन्ग टर्म प्लान फॉलो कर रहा था, लैंड कॉरिडोर्स, ईरान टू इराक टू सीरिया टू लेबनान। इससे ईरान को सीधा मेडिटेरियन सी तक जाने का एक्सेस मिलता। सालों गुजर गई, असद बच गया, ईरान का इन्फ्लुएंस और स्ट्रांग हो गया। यूएस प्रेजेंस अभी भी वहाँ मौजूद थी। यह वॉर ऑफिशियली कभी खत्म नहीं हुई, बस स्लो हो गई थी। न्यूक्लियर क्राइसिस, वॉर प्रॉक्सीज, पॉलिटिक्स, यह सब खतरनाक थे, लेकिन एक चीज़ सबसे ज़्यादा खतरनाक थी, न्यूक्लियर वेपन्स। ईरान का न्यूक्लियर प्रोग्राम नया नहीं था। यह न्यूक्लियर प्रोग्राम 1950s में इनिशियली पीसफुल पर्पस के लिए शुरू किया गया था। इसका पर्पस इलेक्ट्रिसिटी, एनर्जी और डेवलपमेंट थी। लेकिन यूएस और ईरान, इनकी सोच क्लियर थी कि अगर ईरान न्यूक्लियर वेपन बना सकता है
और अगर ऐसा हुआ तो मिडिल ईस्ट का पावर बैलेंस पूरा चेंज हो जाएगा। हिडन अटैक स्टक्सनेट एक सीक्रेट साइपर वेपन तैयार किया गया। इस वेपन का काम न्यूक्लियर सेंट्रीफ्यूज को डैमेज करना था और इसने वही किया, जिससे यह प्रोग्राम टेम्परली स्लो हो गया। यह मॉडर्न वॉरफेयर का नया चैप्टर था, जहां वॉर बिना सोल्जर्स के लड़ी जा रही थी। 2015 में एक हिस्टोरिक एग्रीमेंट साइन हुआ। ईरान इंस्पेक्शंस को अलाउ करेगा और उस पर सैंक्शंस कम होंगे। लग रहा था प्रॉब्लम सॉल्व हो गई, लेकिन 2018 में डोनाल्ड ट्रंप की लीडरशिप में यूएस ने डील से इनकार कर दिया। इसका कारण डील को अपर्याप्त माना गया। ईरान पर प्रेशर बढ़ाने के लिए यूएस पीछे हट गया और यहीं से टेंशन फिर बढ़ने लगी। ईरान स्ट्राइक्स बैक। ईरान ने अपनी स्ट्रेटजी बदल ली। अब ईरान भी डील रिस्ट्रिक्शंस को इग्नोर करने लगा। अब गल्फ में टेंशन और बढ़ गई थी, क्योंकि गल्फ में अब टैंकर अटैक्स और ऑयल फैसिलिटीज़ को टारगेट करने जैसी घटनाएं होने लगी। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज दुनिया की ऑयल सप्लाई का मेजर हिस्सा है, पर अब यह एक डेंजर जोन बन चुका था। 2019-20 अब यह विवाद अपने पीक पर था और फिर एक स्ट्राइक होती है, सोलेमानी स्ट्राइक, जब दुनिया वॉर के किनारे पर आ गई। 2019 के ख़त्म होने तक सिचुएशन ऑलरेडी टेंस थी, न्यूक्लियर क्राइसिस, प्रॉक्सी अटैक्स और गल्फ टेंशंस, लेकिन किसी को अंदाजा नहीं था कि अगला कदम हिस्ट्री बदल देगा। कासिम सोलेमानी ईरान का सबसे पावरफुल मिलिट्री स्ट्रेटजिस्ट था। वो इस्लामिक रेवोल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स का टॉप कमांडर और मिडिल ईस्ट में ईरान के ऑपरेशंस का मास्टरमाइंड था। ईरान के लिए वह एक हीरो था, लेकिन अमेरिका के लिए एक खतरा। 2019 में हमले बढ़ने लगे, यूएस बेसिस पर रॉकेट अटैक्स होने लगे। दिसंबर 2019 यूएस एम्बेसी इन बगदाद पर प्रोटेस्ट और अटैक शुरू हुए। प्रोटेस्ट ने आउटर एरियाज़ को डैमेज किया। सिचुएशन और ख़राब होगी। अब फैसला लेना जरूरी था। दी स्ट्राइक 3 जनवरी 2020 बगदाद एयरपोर्ट, आसमान में उड़ता हुआ एक यूएस ड्रोन, टारगेट कासिम सोलेमानी। और फिर मिसाइल स्ट्राइक, सोलेमानी किल्ड इंस्टेंटली। पूरी दुनिया शॉक में थी। ब्रेकिंग न्यूज़ एवरीवेयर, ऑल एनालाइज स्टंड। यह एक नॉर्मल हमला नहीं था, यह एक टॉप मिलिट्री लीडर का एसोसिएशन था। ईरान में मिलियंस ऑफ लोग सोलेमानी के फिनरल में आए और ईरान ने प्रॉमिस किया कि वह बदला जरूर लेगा। इसके कुछ दिन बाद ईरान ने मिसाइलें लॉन्च कर दी और उनका टारगेट था यूएस बेसिस जो इराक में मौजूद थे। डजन्स ऑफ मिसाइल्स, लेकिन जानबूझकर लिमिटेड डैमेज। सिग्नल क्लियर था, हम कैपेबल हैं, लेकिन हम फुल वॉर नहीं चाहते। अब सिचुएशन और खतरनाक थी। यूएस रेडी, ईरान रेडी। एक मिस्टेक और युद्ध शुरू हो सकता था। लेकिन फिर दोनों साइड ने एक कदम पीछे लिया। यूएस ने स्ट्राइक्स अवॉइड की और ईरान ने भी स्ट्राइक्स कंट्रोल की। इस घटना के बाद वहाँ प्रॉक्सी ग्रुप्स के हमले जारी रहे और न्यूक्लियर इश्यूज भी सुलझ नहीं सके। 70 साल से चले आ रहे इस झगड़े ने आज हमें इस मूवमेंट पर ला खड़ा किया है। 2026 आज तक यह परिस्थिति यही है। अभी तक डायरेक्ट फुल स्केल वॉर नहीं हुआ है, लेकिन निरंतर टेंशन हाई लेवल पर ही है। आज भी इराक और सीरिया में यूएस फोर्सेस और ईरान बैक्ड मिलिशियाज आपस में लड़ रहे हैं। यह एक एक्टिव बट इनविजिबल बैटलफील्ड बन चुका है। यह युद्ध कभी रुकता नहीं, बस टाइम टू टाइम सुर्खियों से गायब हो जाता है। 70 साल पहले एक कुब्दे ने शुरू किया था, एक शक, उसके बाद रिवॉल्यूशन, प्रॉक्सी वॉर्स, सैंक्शंस, और आज दुनिया फिर एक नाजुक मोड़ पर खड़ी है। यूनाइटेड स्टेट्स वर्सेस ईरान। प्रेजेंट समय में पर्शियन गल्फ रीजन में नौसेना के पेट्रोल्स लगातार बढ़ रहे हैं। फाइटर जेट्स के क्लोज इनकाउंटर्स हो रहे हैं। स्ट्रेटजिक चोक पॉइंट। अब बात करते हैं स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज की। यह दुनिया के सबसे इंपॉर्टेंट रास्तों में से एक है। पूरी ग्लोबल ऑयल सप्लाई का एक बड़ा हिस्सा यहाँ से पास होता है। गल्फ देशों का एक्सपोर्ट्स इसी रास्ते पर निर्भर है। यहाँ स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, क्योंकि यह ईरान के बिल्कुल पास में ही है और ईरान के पास क्षमता है कि वह इस रूट में खतरा पैदा कर सकता है। अगर इस रूट में कुछ भी होता है तो इसका असर सिर्फ एक रीजन तक सीमित नहीं रहेगा, इसका असर ग्लोबल इकोनॉमीज पर भी होगा। सैंक्शंस एंड रीजनल प्लेयर्स। यूनाइटेड स्टेट्स ईरान पर इकोनॉमिक सैंक्शंस मेंटेन करता है, जैसे ऑयल एक्सपोर्ट्स और फाइनेंशियल सिस्टम्स पर पाबंदी। वहीं ईरान ट्रेड पार्टनर्स जैसे चाइना के जरिए अपनी आर्थिक व्यवस्था बनाए रखने की कोशिश करता है। यह एक इकोनॉमिक बैटलफील्ड भी है, जहां सर्वाइवल का गेम चल रहा है। इस इलाके में इजराइल ईरान के न्यूक्लियर प्रोग्राम को एक बड़ा खतरा मानता है और सीरिया में ईरानियन लिंक टारगेट पर लगातार स्ट्राइक्स करता है। शेष गल्फ कंट्रीज जैसे सऊदी अरेबिया और यूएई का मानना भी यही है। इस मामले में अब बात सिर्फ 2 देशों की नहीं रही, बल्कि अब पूरा रीजन ही इस कॉन्फ्लिक्ट में इनडायरेक्टली इन्वॉल्व हो गया है। आज ये युद्ध सिर्फ बैटलफील्ड पर नहीं, बल्कि नेटवर्क्स, साइबर अटैक्स, सैटेलाइट्स और डाटा के जरिए भी चल रहा है। पीस का ऑप्शन अभी भी एग्जिस्ट करता है, लेकिन भरोसे की कमी अब भी सबसे बड़ी बाधा है। बात करते हैं इस युद्ध के इम्पैक्ट के बारे में। इंडिया शायद इस बैटलफील्ड से दूर है, लेकिन इस युद्ध का प्रभाव इंडिया पर भी हो रहा है। भारत मिडिल ईस्ट पर हैविली डिपेंडेंट है। भारत ईरान से ऑयल और गल्फ कंट्रीज से एलएनजी गैस इंपोर्ट करता है। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज यह वही रूट है जहां से इंडिया का मेजर ऑयल और गैस आता है। अगर ये युद्ध और बढ़ता है तो इसका प्रभाव सप्लाई पर भी पड़ता है, जिससे भारत का गैस और ऑयल खत्म होने की कगार पर होता है। इसका रिसेंट एग्जाम्पल गैस क्राइसिस है। अगर ये युद्ध और लंबा चला तो इसकी वजह से इंडस्ट्रियल इम्पैक्ट, गैस क्राइसिस,
मिडिल ईस्ट की इंस्टेबिलिटी, सैंक्शंस वॉर्स और ग्लोबल ऑयल मार्केट पर सबसे ज़्यादा प्रभाव पड़ेगा। इस वॉर ने हमें एक बात सिखा दी कि वॉर चाहे हजारों किलोमीटर दूर क्यों ना हो, उसका प्रभाव दूसरे देशों पर भी होता है।